Welcome and good morning, dear student. I am Fulkawar, Assistant Professor, Department of Defense Studies, FGM गवर्नमेंट कॉलेज मंडी आदमपुर। आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है शीतयोत्तर काल के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रैटेजिक वातावरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध काल के पश्चात दुनिया भर में किस प्रकार के वातावरण था वो बना था, उसका विभिन्न प्रकार के देशों की अर्थव्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ का विश्व शक्ति के रूप में पतन के बाद के काल को हम शीतयोत्तर काल कहते हैं। यानी कि सोवियत संघ जो एक समय दुनिया की एक बड़ी शक्ति माना जाता था, उसके पतन के पश्चात जिस काल की शुरुआत होती है उसको शीतयोत्तर काल कहा जाता है। इस काल में पूरे संसार में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, जिसमें हमारे देश में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। कोल्ड वार, इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है कोल्ड वार, क्योंकि शीत युद्ध को इंग्लिश में कोल्ड वार कहते हैं। जब तक हमें शीत युद्ध का पता नहीं चलेगा तब तक हम शीत युद्ध काल के पश्चात की जो स्थिति है उसके बारे में आसानी से समझ नहीं सकते। तो शीत युद्ध क्या है, कोल्ड वार क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पूरे विश्व में ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सोवियत संघ, फ्रांस और इटली को बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता था। सोवियत संघ को छोड़कर ये सारे ही राष्ट्र पूंजीवादी राष्ट्र थे, जबकि रूस एक साम्यवादी राष्ट्र था। 1917 में जब रूस में क्रांति हुई थी, उसके बाद ये देश जो था वो साम्यवादी देश बन गया था। यहाँ की सत्ता जो थी वो मजदूरों और किसानों ने अपने अधीन कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ प्रमुख महाशक्तियों के रूप में उभरे। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अलग अलग राज्य व्यवस्था को मानते थे, यानी कि अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र था और सोवियत संघ जो था एक कट्टर साम्यवादी राष्ट्र था। इसी कारण महायुद्ध से पहले, महायुद्ध के दौरान और महायुद्ध के पश्चात दोनों ही राष्ट्रों में तीव्र मतभेद थे। अमेरिका एक विशुद्ध पूंजीवादी राष्ट्र था, अतः उसके नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी गुट की स्थापना हुई, जिसे नाटो कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ऐसे बहुत से कारण उत्पन्न हो गए, जिसके कारण इन दोनों ही देशों में, रूस में और अमेरिका में जो तनाव था वो बढ़ गया। तनाव इनके बीच में पहले भी था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इनके सामने हिटलर का खतरा था, खतरा जो था वो मौजूद था। अतः जब तक हिटलर का खतरा रहा तब तक ये दोनों देश दोस्त बनकर रहे। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, हिटलर का जो आतंक था, उसकी राज्य सत्ता जो थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद दोनों ही देशों के बीच में जो मतभेद थे वो तीव्र गति से उत्पन्न होने लगे। और इनके बीच में मतभेद का एक प्रमुख कारण यही था कि अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र था और सोवियत संघ एक साम्यवादी राष्ट्र था। सोवियत संघ ने इसके उत्तर में साम्यवादी देशों को इकट्ठा किया और वार्सा गुट की स्थापना की, यानी दोनों देशों ने एक सैनिक संगठनों की स्थापना की। अमेरिकी गुट का जो सैनिक संगठन था उसको नाटो कहा जाता है, और सोवियत संघ ने साम्यवादी देशों को इकट्ठा करके जिस संगठन की स्थापना की उसको वार्सा कहा जाता है। इन दोनों ही गुटों ने विश्व के दूसरे देशों को अपने गुट में मिलाने की जी तोड़ कोशिश की और एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व जमाने की भी कोशिश की। यानी कि दोनों ही गुट जो दूसरी दुनिया के जो देश थे जो आज़ाद हो रहे थे उनको अपने गुटों में शामिल करने की कोशिश की, साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की भी पुरजोर कोशिश की। इस प्रयास में दोनों ही गुटों में ज़बरदस्त वाद विवाद और सशस्त्र दौड़ जो थी वो आरंभ हो गई। यह वाद विवाद कभी युद्ध की शक्ल तो नहीं ले पाया, परंतु युद्ध का वातावरण हमेशा ही मौजूद रहा। तो शीत युद्ध काल की यही प्रमुख विशेषता थी कि दोनों ही गुट जो थे उनमें तनाव चरम पर होता था। कुछ ऐसे विवाद उभर कर सामने आए थे जहाँ पर लगता था कि दोनों ही गुटों में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसमें कोरिया युद्ध था, वियतनाम वार था, क्यूबा संकट था, अफ़गानिस्तान था, भारत पाकिस्तान युद्ध था। ये कुछ ऐसे संकट दुनिया में आए थे जिसके कारण लगता था कि दोनों ही गुटों में युद्ध जो है शुरू हो जाएगा, लेकिन सौभाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन तनाव की जो स्थिति थी वो हमेशा ही बनी रही। इसको ही हम शीत युद्ध कहते हैं।
इसी कारण से वर्ष 1945 से 1991 जब सोवियत संघ का पतन हुआ, इस समय के जो काल है उसको हम शीत युद्ध काल कहते हैं। यानी कि ये जो समय है इसको हम शीत युद्ध कहते हैं। उसके बाद है डिटेंट। डिटेंट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तनाव में स्थिरता। जब तक स्टालिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने रहे तब तक दोनों ही गुटों में तनाव जो था वो चरम पर रहा। लेकिन उनके पश्चात जो अगले नेता बने खुश्चेव, उनकी विचारधारा कुछ अलग थी। उन्होंने अमेरिका के साथ समझौता करने की कोशिश की और कहा कि हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के द्वारा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। उनकी जो नीति थी उसका मकसद यही था कि अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ जो तनाव लगातार बढ़ रहा है उसमें कमी की जाए, ताकि क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु हथियार मौजूद थे और युद्ध का जो खतरा था वो कोई भी उठाना नहीं चाहता था। इसलिए खुश्चेव, रूस के राष्ट्रपति खुश्चेव ने एक अलग नीति बनाई जिसको शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कहा जाता है, जिसको बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जो पंचशील सिद्धांत था उसमें शामिल किया था। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के द्वारा ये कोशिश की गई कि दुनिया में जो लगातार तनाव बढ़ रहा है उसमें कमी लाई जाए। रीजन ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वार, शीत युद्ध काल के खत्म होने के कारण। शीत युद्ध काल के खत्म होने का सबसे प्रमुख कारण था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचना। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था 1980 के से 1990 के दशक में इतनी ज़्यादा चरमरा चुकी थी कि उसके लिए एक देश के रूप में अपना अस्तित्व बचा पाना लगभग असंभव हो गया था। इसके अलावा वहाँ के राष्ट्रपति मिखाइल गार्बाचोव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीतियाँ अपनाई थी। यानी कि रूस में उन्होंने खुलेपन की जो नीतियाँ थी, अधिकार देने की जो नीतियाँ थी, वो सोवियत संघ में लागू करनी शुरू कर दी थी। इसके कारण वर्षों से दबी कुचली जो सोवियत संघ की जनता थी और सोवियत संघ के अधीन जो देश थे जिनको साम्यवादी देश कहते हैं, पूर्वी यूरोप के देश, उन सब में जो विद्रोह था उसकी चिंगारी भड़कने लगी, क्योंकि वर्षों से ये लोग सोवियत संघ के जो कठोर शासन था उसको झेल रहे थे। इसके अलावा साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार व्यवस्था का आगमन भी होने लगा था। ये देश भी अब साम्यवादी व्यवस्था से उब चुके थे। इसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। तो अब इन देशों में जन आंदोलन चल रहे थे जिनको दबाना सोवियत संघ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और उस हालत में तो बिल्कुल ही मुश्किल था जब उसकी खुद की अर्थव्यवस्था जो थी वो डगमगा रही थी। इसी कारण से इन देशों के ऊपर सोवियत संघ का जो कड़ा नियंत्रण था वो कमज़ोर पड़ने लगा। और जर्मनी जो था, जिसको दो भागों में बांट दिया गया था 1989 के दशक में, 1989 के उसमें जर्मनी का भी एकीकरण हो गया। और जर्मनी का एकीकरण शीत युद्ध के अंत की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद ये पक्का हो गया था कि अब सोवियत संघ जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। और इसके बाद 25 दिसंबर 1991 को एक देश के रूप में सोवियत संघ जो है वो टूट गया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत ने अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ को ही ख़त्म करने का प्रस्ताव जो था वो पारित कर दिया और स्वयं को भंग कर दिया। इसके बाद सोवियत संघ से 15 जो देश थे वो अलग हो गई। फीचर्स ऑफ द पोस्ट कोल्ड वार इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट। शीत युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रैटेजिक वातावरण की विशेषताएं, यानी क्या क्या विशेषताएं थी इसमें। इसकी पहली विशेषता थी द्वितीय महायुद्ध के पश्चात के बदलाव जो आज भी प्रासंगिक हैं। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बदलाव संसार में हुए थे वे बदलाव आज भी जस के तस कायम हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बदलाव हुए थे जो आज भी कमोबेश वही हैं। इसमें सबसे पहला बदलाव तो अमेरिका और रूस का महाशक्तियों के रूप में उभार था। इन दोनों ही देशों ने आर्थिक, सैन्य, वैज्ञानिक मामलों में जो बढ़त बनाई थी वो आज भी कायम है। सोवियत संघ के पतन के पश्चात उभरे रूस ने आज सोवियत संघ वाली स्थिति ही ग्रहण कर ली है। आज के रूस को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें सोवियत संघ की जो झलक है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। वही आक्रामकता, वही
उसका प्रभुत्व, वही अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आज के रूस में हमें दिखाई देती है, जो उस समय के सोवियत संघ में हमें दिखाई देती थी। इसके अलावा यूएनओ, G8, G24, नाटो जैसे संगठन आज भी कायम हैं। परमाणु युद्ध का जो खतरा 1945 में था, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा खतरा आज के समय में मौजूद है। उस समय केवल अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे, आज के समय में घोषित अघोषित तौर पर 10 से ज़्यादा देशों के पास परमाणु हथियार जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा अफ्रीकी महाद्वीप के जो देश है, कमोबेश उनकी स्थिति भी 1945 वाले स्थिति के जैसी ही है, उनमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे ही पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, जो धार्मिक कट्टरता से, तेल की राजनीति के कारण एक दूसरे, शिया सुन्नी विवाद के कारण एक दूसरे के शत्रु बने बैठे थे, अशांति का दौर था उनमें, उनकी स्थिति भी कमोबेश आज भी वैसी ही है। इजराइल ने जो 1960 के दशक में महाशक्ति का रुतबा हासिल किया था, वो रुतबा आज भी उसका कायम है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिकी और एशियाई जो विकासशील राष्ट्र थे, उन्होंने भी लगातार प्रगति करके अपनी सिचुएशन को सुधारा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज भी दुनिया में मौजूद हैं जो 1945 में शुरू हुई थी या मौजूद थी। चेंजिंग द वर्ल्ड फ्रॉम टू ए पोलर वर्ल्ड टू ए वन पोलर वर्ल्ड, दुनिया को द्विध्रुवीय दुनिया से एक ध्रुवीय दुनिया में बदलना। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के पतन के पश्चात अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है, और शुरू के 10 साल 1991 से 2000 के बीच का जो समय था, उस दौरान अमेरिका ने महाशक्ति का अपना जो रुतबा था उसको पूरी दुनिया के सामने दिखाया था। पूरी दुनिया को ये दिखाया गया था कि अमेरिका दुनिया की एकमात्र बड़ी महाशक्ति है, और सोवियत संघ की छत्र छाया में जो देश रहते थे उनको अमेरिका ने डराया धमकाया था। कुछ ऐसे देश जो उस बहुत दिनों से जिनके खिलाफ वो कार्रवाई करना चाहता था, सोवियत संघ के कारण नहीं कर पा रहा था, उनके खिलाफ अमेरिका ने 1991 से 2000 के बीच में खुलकर कार्रवाई की, जिसमें इराक और यूगोस्लाविया प्रमुख हैं। अमेरिका इस दौरान एक बड़ी महाशक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। उसकी ताकत व तानाशाही पूरी दुनिया में फैल गई। उसने आर्थिक व सैन्य ताकत का इस्तेमाल कई राष्ट्रों में सत्ता परिवर्तन या उन्हें परेशान करने के लिए किया। उसने इराक, ईरान, उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, भारत, चीन, रूस को अपनी ताकत के इस्तेमाल से डराने की कोशिश की और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। यहाँ तक कि इराक हमले में उसका साथ देने से मना करने पर उसने यूएनओ तक को औकात में रहने की धमकी दे दी थी। उसने फ्रांस और जर्मनी से भी इराक पर हमला करने से मना करने पर नाराज़गी व्यक्त की थी, और इनको वहाँ के पुनर्निर्माण में जो ठेके मिलने थे इन देशों को उसने ठेके देने से मना कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दुनिया 1945 से 1991 के दौरान दो ध्रुवों में बटी हुई थी, शीत युद्ध के पश्चात एक ध्रुवीय दुनिया में बदल गई। आज की अगर हम बात करें तो आज की दुनिया जो है वो बहुत ध्रुवीय दुनिया में बदल चुकी है। 2000 के बाद दुनिया के कई देशों ने आर्थिक और सैनिक रूप से बड़ी तेज़ी से तरक्की की, और उन्होंने अमेरिका को चुनौती देना शुरू कर दिया आपसी गुट बनाकर। जैसे रूस और चीन का गुट जो है वो आज अमेरिका को टक्कर देने में सक्षम है। इसके अलावा भारत, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इन देशों ने भी अपने अलग गुट बनाए, और ये देश, इन देशों के गुट भी अमेरिका की कई नीतियों की खुलकर आलोचना करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया दो ध्रुव में बदल गई थी। शीत युद्ध काल के पश्चात फिर से एक ध्रुव में बदल गई, और आज के समय में दुनिया जो है वो बहुत ध्रुवीय दुनिया में बदल चुकी है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज एट द इंटरनेशनल लेवल, राष्ट्रों की एक दूसरे पर निर्भरता। शीत युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी है। विकसित राष्ट्र कच्चे माल, पेट्रोलियम पदार्थों, प्रशिक्षित कामगारों व व्यापार के लिए विकासशील राष्ट्रों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। शेयर बाजार संकट हो या खाड़ी युद्धों के दौरान पूरी दुनिया में तेल के दामों में बढ़ोतरी हो, अथवा 2008 के प्राइम संकट से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हो, ये सारी चीज़ें राष्ट्रों की एक दूसरे पर निर्भरता को दिखाते हैं। यानी कि किसी बड़े राष्ट्र में अगर की अर्थव्यवस्था अगर आर्थिक कारणों से हिचकोले खाती है, तो उसका प्रभाव जो है दुनिया के अन्य देशों के ऊपर भी सीधा पड़ता है। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव आता है तो उसका असर भारत पे, चाइना पे और दूसरे विकसित या विकासशील राष्ट्र है उनके ऊपर पड़ता है। ऐसे ही अगर चाइना की अर्थव्यवस्था आज के समय में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था मानी जाती है, अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई
घोटाला होता है या अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की उथल पुथल होती है तो उसका प्रभाव जो है पूरी दुनिया के ऊपर स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। ग्रोइंग डिवीजन इन नॉर्थ एंड साउथ कंट्रीज, उत्तर व दक्षिणी देशों के बीच में बढ़ता विभाजन। उत्तर दक्षिणी देशों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विभाजन और वर्गीकरण और ज़्यादा बढ़ा है। यानी कि उत्तर के देशों की जब हम बात करते हैं तो इसमें वे देश आते हैं जो साम्राज्यवादी देश रहे हैं, जिन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों के ऊपर कब्जा किया है, उनकी जो संसाधन थे उनको अपने हिसाब से प्रयोग किया है। दक्षिण के जो देश हैं वे सारे के सारे गुलाम रहे हैं। उनमें से बहुत कम देश ऐसे रहे हैं जिनके अपने साम्राज्य थे या अपनी स्वतंत्रता को भी कायम रख पाए हैं। इनमें से अधिकतर राष्ट्र जो थे वो उत्तर के जो देश हैं उनके गुलाम रहे हैं। आज के समय की अगर बात करी जाए, शीत युद्ध काल के पश्चात की अगर बात की जाए तो इन देशों के बीच में जो विभाजन है आर्थिक और सैनिक रूप से वो लगातार बढ़ रहा है। उत्तर के देशों में विकसित और द्वितीय श्रेणी के विकासशील देशों को रखा जाता है। दक्षिण में सारे ही राष्ट्र अल्प विकसित हैं। विकसित राष्ट्रों में से अधिकतर साम्राज्यवादी देश रहे हैं। उनकी आज भी यही मंशा है कि आर्थिक स्तर पर इन अल्प विकसित देशों को शोषित कर सके। अल्प विकसित राष्ट्र चाहे आज स्वतंत्र हैं, परंतु फिर भी आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी, राजनीतिक रूप से इतने सबल नहीं है कि इन देशों का मुकाबला कर सके। अतः कई स्तरों पर आज भी इनका शोषण जो है वो हो रहा है। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आज भी उत्तर के जो देश हैं वो दक्षिण के देशों का शोषण कर रहे हैं। पहले देशों के ऊपर कब्जा कर लिया जाता था सैनिक रूप से। आज के समय में साम्राज्यवाद जो है रूप बदल कर आया हुआ है, जिसको आर्थिक साम्राज्यवाद कहते हैं। यानी कि जिस देश के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना है उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों के ऊपर नियंत्रण कर लिया जाता है। नंबर 5, लैक ऑफ कोऑपरेशन अमोंग डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील राष्ट्रों में आपस में सहयोग की कमी। उत्तर और दक्षिण देशों के बीच में बढ़ते विभाजन में हमने देखा कि उत्तर के जो राष्ट्र हैं वे दक्षिण के राष्ट्रों का शोषण करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि दक्षिण के जो देश आपस में सहयोग करके विकसित हो सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। अधिकतर मामलों में वे एक दूसरे की सहायता नहीं करते। विकास के लिए सहयोग और आर्थिक संसार में अपना स्थान हासिल करने के लिए दक्षिण के देश आपस में सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पर यह कोशिश होनी चाहिए उस स्तर पर ये देश कोशिश नहीं कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो, सार्क हो, आसियान हो, दक्षिणी आयोग हो, G24 हो, G15 हो और G77 हो आदि संगठन दक्षिणी राष्ट्रों के आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज भी ये राष्ट्र जिस प्रकार से आर्थिक सहायता एक दूसरे की कर सकते हैं, एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, उस स्तर पर एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। इसके कारण इनको तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से जो उत्तर के विकसित राष्ट्र हैं उनका मुंह ताकना पड़ता है। ये राष्ट्र अगर आपस में सहयोग कर सके तो आसानी से तरक्की कर सकते हैं। जैसा कि दक्षिण एशियाई देशों के बारे में कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बारे में कहा जाता है, आज के समय में इन देशों को एशियन टाइगर्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, ताइवान है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, सिंगापुर है। ये सारे के सारे राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और एक साथ मिलकर तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के समय में ये राष्ट्र जो है बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं और इनकी तरक्की दूसरे जो संगठन हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। जैसे सार्क संगठन है, ये संगठन के देश भी अगर आपस में मिलकर कोशिश करते तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इनके बीच में मतभेद इतने ज़्यादा है कि ये चाहकर भी उन्नति नहीं कर पा रहे। ऐसे ही और बहुत अफ्रीकी देश आपस में मिलकर कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। अफ्रीकी संघ से इन्होंने संगठन भी बना रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो सहयोग इनमें होना चाहिए वो सहयोग नहीं है, जिसके कारण इन देशों की जो तरक्की होनी चाहिए थी दुर्भाग्य से वो तरक्की नहीं हो पा रही। द इश्यू ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड आर्म्स कंट्रोल, परमाणु प्रसार, अप्रसार और शस्त्र नियंत्रण का मुद्दा। परमाणु हथियारों का बढ़ता जखीरा और अन्य देशों में इसका प्रसार पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी बन चुका है।
एक समय ऐसा था जब दुनिया के 5 बड़े देशों के पास भी परमाणु हथियार मौजूद थे, जिसमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना थे। उसके बाद 1974 में भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया। हालांकि हमने परमाणु बम बनाया नहीं था, हमने दुनिया को ये कहा कि हम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ही परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहते हैं। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया था, हालांकि उसने परीक्षण 1998 में किया। ऐसे ही 2003 के दशक में उत्तर कोरिया ने परमाणु बम बना लिया था। इसके अलावा इजराइल के बारे में कहा जाता है कि उसने 1969 में परमाणु बम बना लिया था और इसका परीक्षण साउथ अफ्रीका में किया था। हालांकि ना इजराइल ने, ना साउथ अफ्रीका ने, ना अमेरिका ने इस बारे में कोई भी जो बात थी वो की है। इजराइल आज भी घोषित तौर पर ये नहीं कहता कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन दुनिया को पता है कि उसके पास कम से कम 200 से 250 के बीच में परमाणु हथियार मौजूद हैं। इन सारे देशों में सिर्फ पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है परमाणु प्रसार में, वो सबसे ज़्यादा ख़राब माना जाता है। उसका जो प्रमुख वैज्ञानिक, परमाणु वैज्ञानिक है डॉक्टर अब्दुल कादिर, उसके अलकायदा के साथ संबंध पूरी दुनिया को पता चल चुके हैं। उसके सीरिया और लीबिया के नेताओं के साथ संबंध पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। इसके अलावा ईरान के साथ भी उसके संबंध जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। इस प्रकार से अगर देखें तो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है परमाणु प्रसार के मामले में वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा पाकिस्तान ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके परमाणु हथियार उसकी सेना के पास है, और उसकी सेना में बढ़ता कट्टरपंथ पूरी दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की वजह बन सकता है, बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। तो सिर्फ इसी देश का रिकॉर्ड पूरी दुनिया में ख़राब है, बाकी सारे देश अपने परमाणु हथियारों के मामले में बहुत ज़्यादा जागरूक है। पाकिस्तान ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके परमाणु हथियारों पर आतंकवादियों की नज़र पड़ी हुई है, और 2010 के दशक में एक आतंकवादी तहरीक तालिबान नाम के आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान के जहाँ परमाणु हथियार मौजूद है, कराची बंदरगाह के आसपास, वहाँ पर उसने हमला भी कर दिया था। सौभाग्य से वो हमला विफल हो गया, लेकिन फिर भी जहाँ पर परमाणु हथियार मौजूद थे वहीं पर हमला होना दुनिया के लिए एक बड़े खतरे की बात जरूर थी। घोषित रूप से अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन को ही परमाणु शक्ति माना जाता था, परंतु इनके अलावा भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल के पास भी परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, सीरिया आदि देश भी चोरी छिपे इसे हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। इसे रोकने के लिए CTBT, NPT, START 1, START 2 आदि संधियाँ की गई हैं, परंतु फिर भी इनमें जानबूझकर कोई ना कोई कमी छोड़ दी जाती है। इसके कारण जो इच्छित फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, यानी कि परमाणु हथियारों पर जो रोक लगनी चाहिए थी इन संधियों के द्वारा वो रोक नहीं लग पाई, क्योंकि इनको बनाने वाले जो संगठन थे, जो देश थे, उन्होंने जानबूझकर इनमें कमियां छोड़ दी थी। द एंड ऑफ सम ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द कोल्ड वार। शीत युद्ध की कुछ खास समस्याओं का अंत। शीत युद्ध के अंत के साथ ही कुछ देशों में मौजूद सरकारें ढह गई और पश्चिमी देशों के साथ उनके संबंध अच्छे हुए। जैसे सोवियत संघ की खुलेपन की नीति के कारण साम्यवाद में जकड़े पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, अल्बानिया आदि देशों में बड़े प्रभावकारी परिवर्तन हुए। पूर्वी जर्मनी में तो शीत युद्ध की प्रतीक बर्लिन की दीवार तक तोड़ दी गई। इससे इन देशों और यूरोप के दूसरे देशों के मध्य सहयोग का रास्ता साफ हुआ। इसके अलावा अफगान समस्या का हल भी इसी कारण से संभव हो पाया, यानी कि शीत युद्ध के दौरान जो खास समस्याएं थी उनका अंत हो पाया शीत युद्ध के पश्चात। चेंज इन द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की बदलती भूमिका। शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। पहले अमेरिका की तानाशाही को सोवियत संघ काफ़ी हद तक नियंत्रण में रखता था, परंतु उसके पतन के पश्चात ये आशंका उठ खड़ी हुई कि अब अमेरिका पर नकेल कौन कसेगा। बाद की ये घटनाएं साबित करती है कि अमेरिका के ऊपर नकेल कसने वाला अब कोई नहीं था सोवियत संघ के पतन के पश्चात। बाद की घटनाओं ने ये साबित भी किया कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ को कुछ भी नहीं समझता है। उसने कोसोवो युद्ध, इराक, अफगान युद्ध आदि में संयुक्त राष्ट्र संघ को पूछा तक नहीं, और हर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करके उसने इन देशों के ऊपर हमले किए। अमेरिका की नीति रही है कि उसको जो भी देश खल जाता है उसके ऊपर वो हमले करता रहता है। लीबिया के ऊपर वो लगातार हमले करता रहता था, ईरान के ऊपर करता रहता है, इराक के ऊपर उसने लगातार हमले किए हैं, अफगानिस्तान के ऊपर उसने लगातार हमले जो हैं किए हैं। इसके अलावा सीरिया के ऊपर भी वो हमले करता रहता है। यानी कि जो देश अमेरिका
को टक्कर देने की कोशिश करता है, अमेरिका उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई मुद्दों के ऊपर सफलता भी हासिल की है, लेकिन ये सफलता सिर्फ उन्हीं मुद्दों के ऊपर मिल पाई जहाँ पर अमेरिका को कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए ये बात जाहिर होती है कि बिना अमेरिका के सहयोग के संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो सफल नहीं हो सकता। नंबर 9, डिमांड फॉर एक्सपेंशन इन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग। राष्ट्र संघ के अभिन्न अंग सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य स्थायी होते हैं। बहुत दिनों से भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। भारत, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, ये 5 देश मिलकर लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में अब विस्तार होना चाहिए और इन देशों को भी इसकी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। कारण ये है कि 1945 में जब इसका गठन किया गया था सुरक्षा परिषद का, उस समय केवल 50 देश ही इसके सदस्य माने जाते थे, लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो 200 से ज़्यादा इसके सदस्य हो चुके हैं, यानी कि 4 गुना सदस्य इसके बढ़ चुके हैं। इसी कारण से भारत समेत ये देश चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसका विस्तार किया जाए और इन देशों को भी उनके आर्थिक और सैनिक रुतबे के कारण इसमें शामिल किया जाए। इसके अलावा इन देशों का यह भी कहना है कि जिस समय इसका गठन किया गया था उसमें कुछ महाद्वीपों का जो प्रतिनिधित्व था वो बिल्कुल नहीं दिया गया, जिसमें अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसका एक भी देश सुरक्षा परिषद में शामिल नहीं है। तो इन देशों का कहना है कि इन देशों को भी, इन महाद्वीपों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और जिसके कारण इन देशों से संबंधित जो मुद्दे आते हैं उनके ऊपर और ज़्यादा अच्छे तरीके से बातचीत हो सके। भारत जो दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, अर्थव्यवस्था के मामले में भी हमारा देश टॉप 5 देशों में आता है, सैन्य शक्ति के मामले में हमारा देश टॉप 5 देशों में आता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे सफल और सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी शांति मिशन होते हैं या और दूसरे प्रकार के शांति मिशन होते हैं, उन सब में भारत जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इसी कारण से भारत चाहता है कि उसको स्थायी सदस्यता मिले। जापान अपने आर्थिक स्तर के कारण, सैनिक शक्ति के कारण इसकी सदस्यता चाहता है। ऐसे ही जर्मनी भी इसी कारण से वो चाहता है कि वो बड़ी आर्थिक शक्ति माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे विकसित राष्ट्र माना जाता है। इसके अलावा वो कहता है कि अगर उसको शामिल कर लिया जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप को भी उचित प्रतिनिधित्व इसमें मिल सकता है। ब्राज़ील भी इसी कारण से कहता है कि वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से। इसके अलावा सैनिक शक्ति और आर्थिक रूप से भी वो मजबूत देश माना जाता है। तो ब्राज़ील का भी यही कहना है कि उसको भी उचित प्रतिनिधित्व जो है वो मिलना चाहिए। उसके बाद है टेररिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोहराम मचाए हुए है। आज दुनिया का कोई भी राष्ट्र, कोई भी कोना इससे अछूता नहीं है। भारतवर्ष 1980 से ही इसे झेल रहा है। इजराइल तो अपने जन्म से ही इसको झेल रहा है। पहले इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, यानी कि अफ्रीका में, एशिया में आतंकवादी हमले होते रहते थे। भारत 1980 से इसको झेल रहा था। इजराइल 1948 में उसका जन्म हुआ था, उसके जन्म के बाद से ही लगातार आतंकवादी हमले जो है वो झेल रहा था। लेकिन कोई भी देश जो है, दुनिया का बड़ा देश जो है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। दुनिया का इसके ऊपर ध्यान कब गया? जब 9/11 का हमला अमेरिका के ऊपर होता है, उसके बाद पूरी दुनिया को पता चलता है कि आतंकवाद नाम की एक चीज़ भी दुनिया में मौजूद है। आज दुनिया का 95% आतंकवाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पनप रहा है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे वरिष्ठ आतंकवादी देश माना जाता है। पूरी दुनिया में आतंकवाद का जो निर्यात होता है वो पाकिस्तान के ज़रिए ही होता है। दुनिया में जितने भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनका कहीं ना कहीं जो लिंक होता है वो पाकिस्तान में ही मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर की संस्थाएं, यूएनओ, सुरक्षा परिषद और दुनिया भर के जो शक्तिशाली देश हैं वो सब पाकिस्तान की तरफ से आंख मूंद कर बैठे हैं। जो कार्रवाई इस देश के खिलाफ होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो पा रही। भारत 1980 के दशक से ही लगातार कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक खतरनाक आतंकवादी राष्ट्र है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया का ध्यान इस तरफ नहीं है।
इस आतंकवाद ने यूरोप, अमेरिका, चीन, रूस, अरब और भारत सबका बुरा हाल कर रखा है। इस समस्या से पूरी दुनिया एकजुट होकर निपट सकती है, लेकिन निपटना नहीं चाहती, क्योंकि सभी के जो हित हैं वो अलग अलग हैं। 11 मोर अटेंशन टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। पर्यावरण के मुद्दों और संरक्षण पे पूरी दुनिया का ध्यान। 1990 के बाद पूरी दुनिया का ध्यान जो था वो पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों की तरफ जाने लगा। ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या थी वो लगातार बढ़ने लगी। बड़े पैमाने पे हो रहे औद्योगिकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या, बढ़ते युद्धों के कारण दुनिया भर में प्रदूषण की जो समस्या थी वो बढ़ने लगी। इस प्रदूषण की समस्या ने यहाँ तक दुनिया को नुकसान पहुँचाया कि हमारी जो रक्षक परत मानी जाती है ओजोन लेयर, उसमें भी अंटार्कटिका के ऊपर एक बड़ा छेद जो था वो हो गया। इसी कारण से इस काल में पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण रक्षण के लिए आवाज़ें उठने लगी। लगातार औद्योगिकरण और युद्धों ने इस समस्या को और ज़्यादा विकट बना दिया। आज के समय की अगर बात की जाए तो पर्यावरण का जो सुरक्षा का जो मुद्दा है वो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण है उसके नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे देश जो हैं अलग अलग तकनीक, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सभी ये चाहते हैं कि इस समस्या को किसी न किसी प्रकार से निपटाया जाए, क्योंकि अगर हम इस समस्या को नहीं निपटा पाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ती रहेगी और उसका दुष्परिणाम हमें फिर हमारे जो ध्रुव हैं वहाँ से बर्फ़ पिघल जाएगी और पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। उसके बाद पूरी दुनिया में कहीं पर भयंकर बरसातें होंगी, भयंकर तूफान आएंगे और कई देश ऐसे हैं जो सूखे से प्रभावित हो जाएंगे। तो इसके कारण बड़े पैमाने पे पर्यावरण का नुकसान होगा, मानवीय नुकसान होगा और हमारी धरती को तो नुकसान होना ही होना है। इंक्रीज इन कास्ट वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जातीय हिंसा और संघर्ष में वृद्धि। 1990 के दशक के बाद शीत युद्ध काल के पश्चात बहुत सारे देशों में जो जातीय हिंसा थी वो और ज़्यादा तीव्रता से बढ़ गई। पश्चिम एशिया के देश हैं, वहाँ पर शिया सुन्नी विवाद जो है वो बहुत समय से चल रहा है। शीत युद्ध काल के पश्चात ये जो विवाद था और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा। ये जो मुख्य विवाद है मुख्य सऊदी अरब और ईरान के बीच में चलता है। ईरान एक शिया बहुल देश है और सऊदी अरब जो है वो सुन्नी बहुल देश माना जाता है। इन दोनों ही मुस्लिम, लेकिन इन दोनों के बीच में जो आपसी कासुनी है, तनाव है, वो हमेशा चरम पे रहता है। सऊदी अरब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का नेता माना जाता है और ईरान चाहता है कि वो सऊदी अरब को हटाकर इस वर्ल्ड का नेता जो है बन सके। इन सभी देशों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नए नए आतंकवादी संगठन जो है बना रखे हैं और इसके कारण ये दूसरे देशों में हस्तक्षेप करते रहते हैं। ईरान इराक में, सीरिया में, लेबनान में, जॉर्डन में हस्तक्षेप करता रहता है। इसके अलावा सऊदी अरब भी सीरिया में, इराक में, लेबनान में, इन सारे देशों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता रहता है। यमन में इन दोनों देशों के बीच में एक बड़ी भयंकर लड़ाई चल रही है। इसके अलावा कुवैत है, बहरीन है, इन देशों में भी ये देश अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में सिंहली और तमिल, इन दोनों गुटों के बीच में एक बड़ी भयंकर लड़ाई जो थी वो शुरू हो गई 1980 के दशक में। और सिंहलियों के अत्याचारों से तंग आकर तमिलों ने एक आतंकवादी संगठन की स्थापना की जिसको LTTE कहा जाता था, तमिल लिबरेशन इसको LTTE कहा जाता, तमिल टाइगर्स इस संगठन, आतंकवादी संगठन का नाम था। इसके अलावा म्यांमार में वहाँ पर जो सरकार थी, वहाँ की आम लोकल जनता थी, उनके बीच में, और वहाँ के जो रोहिंग्या शरणार्थी, रोहिंग्या लोग थे, रोहिंग्या मुसलमान थे, उनके बीच में भी तनाव जो था वो फैलने लगा। इसके अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में जो अल्पसंख्यक लोग थे उनके खिलाफ भी जो जातीय हिंसा थी वो और ज़्यादा भड़क गई। तो 2000 के 1990 के दशक के बाद का जो दशक है वो जातीय हिंसा के लिए बहुत ज़्यादा वो माना जाता है, खतरनाक माना जाता है। इस दौरान बड़ी पैमाने पे जातीय हिंसा भड़क उठी थी। नंबर 13 ग्लोबलाइजेशन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। वैश्वीकरण। संचार और परिवहन के साधनों के बढ़ते प्रभाव ने सारी दुनिया को वैश्वीकरण से अवगत करा दिया।
आज सारी दुनिया ही एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गांव जैसी हो गई है। जैसे जैसे संचार के साधन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे परिवहन के साधन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया के बीच में जो दूरी है वो लगातार घट रही है। आज के समय में दुनिया की कोई भी बड़ी या छोटी घटना जो होती है वो एक झटके में ही पूरी दुनिया में फैल जाती है। कहीं पे कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है। कहीं पर भी कोई बड़ा बम विस्फोट होता है, बाढ़ आई हुई होती है, सभी का पता चल जाता है। कहीं पे कोई आर्थिक उथल पुथल होती है, उसका प्रभाव भी पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण इंटरनेशनल विलेज का रूप धारण कर चुकी है। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस का जो वो है 2000 के बाद, उन दो शीत युद्ध के पश्चात उसका खतरा भी लगातार बढ़ा है। वैश्वीकरण के इस दौर में किसी भी बड़ी आर्थिक शक्ति या समुदाय में आर्थिक उथल पुथल का प्रभाव सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है। 2008 में जो प्राइम संकट अमेरिका में आया था, उसके कारण बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था जो थी वो डगमगा गई थी। इससे बचाव के लिए राष्ट्र बहुत सारे उपाय कर सकते हैं और करते भी हैं। इसके लिए बहुत सारी बैठकें होती रहती हैं और उसमें डिस्कशन किया जाता है कि इस सारी समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध के बाद के काल में संसार में बहुत सी नई नई समस्याएं आई हैं, उनके और साथ ही उनके समाधान के लिए भी बहुत सारे प्रयास जो है हुए हैं। आज का समय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचार, परिवहन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में बड़े सुखद बदलाव तेज़ी से आ रहे हैं और ये सुखद बदलाव जो है लगातार चल भी रहे हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेसन, शीत युद्ध काल के पश्चात दुनिया का सामरिक वातावरण। इसमें हमने जाना कि सोवियत संघ जो दुनिया की एक बड़ी शक्ति था, उसके पतन के पश्चात दुनिया में किस प्रकार के परिवर्तन जो थे वो हुए और उसका प्रभाव जो था वो दुनिया के ऊपर किस प्रकार पड़ा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बाकी का दूसरा लेसन है, उसकी वीडियो मैं जल्दी बना दूँगा। थैंक यू।